So hello students, my name is Parag Desle and I welcome you all in this lecture series on engineering thermodynamics. In the previous session we have seen what is first law of thermodynamics. तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस देखने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम प्रोसेस के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं और साइकिल के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। प्रोसेस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई, ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। और हम जब साइकिल को इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो समेशन ऑफ W इक्वल टू समेशन ऑफ Q, ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। अब हमें देखना है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पहले हम समझेंगे कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है और उससे पहले हम समझेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में क्या क्या आता है। लेट अस स्टार्ट विद द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेडी फ्लो प्रोसेस। सो व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर लेंगे तो उसमें जो एनर्जी होता है वो अलग अलग टाइप के एनर्जी से बनता है। सो देर आर फंडामेंटल थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज एनी सिस्टम हैज एंड दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंप्राइज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो अगर टोटल एनर्जी को लिखता हूं मैं, अगर मैं ई सिंबल देता हूं, सो दैट विल बी द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस इनलेट को 1 देते हैं हम जनरली। तो मैं अभी फिलहाल टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम बोल रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इट्स इंटरनल एनर्जी, इन तीनों का समेशन जो रहेगा, एडिशन जो रहेगा, वो आपका एनर्जी ऑफ द सिस्टम आएगा। अब ये हम जिस स्टेट पे लेंगे, जिस टाइम पे लेंगे, उस टाइम का, उस स्टेट का तीनों एनर्जीज का एडिशन रहेगा। समझो टरबाइन के इनलेट पे रह रहे तो E1 आएगा, इनलेट ऑफ द टरबाइन E1 विल बी द इनलेट काइनेटिक एनर्जी प्लस इनलेट पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनलेट इंटरनल एनर्जी। तो इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं। इट इज 1/2 मास V1 स्क्वायर और V स्क्वायर, अगर डॉट लेते हैं तो रेट आएगा, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट m डॉट g z, और अगर डॉट नहीं देते हैं तो वो अमाउंट आएगा जूल्स में। सो लेट अस काउंट दैट इन जूल्स फर्स्ट। तो mgz is what amount of potential energy the system has because of its height from any datum, and internal energy is what symbol is u. So specific internal energy per unit mass is u. So if I multiply that with m, so m into u is the total internal energy of the system. ठीक है। अब ये जो है, ये तीनों एनर्जीज के एडिशन सिस्टम की टोटल एनर्जी बनती है। फॉर एग्जांपल इस रूम में अब जो हवा है, इसका टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो इस रूम में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है वो फाइंड करो। पार्टिकल को अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, किसी डेटम से उनको कुछ हाइट है उस मास को, तो वो फाइंड करो, और उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ऐड करो, दैट विल बी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इंटरनल एनर्जी में और एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है। तो ये इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, मॉलिकुलर एनर्जी, दिस इज द मॉलिकुलर लेवल एनर्जी एंड दिस हैज टू बी अ विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब किसी पाइप में फ्लो आ रहा है, फ्लूइड पार्टिकल आ रहे हैं, तो उनको कुछ विजिबल काइनेटिक एनर्जी है, तो वो जो फ्लो वेलोसिटी रहेगी उससे कैलकुलेट किया हुआ एनर्जी को हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। और उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है उसमें जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उन मॉलिक्यूल्स की रैंडम मॉलिकुलर मोशन जो होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इनका सबका एडिशन वो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो है ये विजिबल एनर्जी के वेलोसिटी के फॉर्म में हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट के एडिशन इज द टोटल एनर्जी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी। अब अगर स्पेसिफिक एनर्जी कर देता हूं मैं इसको पर यूनिट मास, तो बन जाएगा V²/2, मास से डिवाइड करूंगा मैं, GZ प्लस U। ये फॉर्म हम मोस्टली यूज करते हैं एनर्जी का। दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी पर यूनिट मास। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास। तो अब टोटल एनर्जी हमने ये ऑलरेडी, ये स्लाइड हमने पिछले लेक्चर में देखा है, करोलरी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। तो E1 से लेके E2 तक हम जाएंगे, ए पाथ से जाओ, बी पाथ से जाओ या सी पाथ से जाओ, आपका E1 वही रहेगा, E2 वही रहेगा। दैट इज वाई एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। ये मैंने जानबूझ के टोटल एनर्जी के टाइम पे यहाँ पे रिवाइंड कर लिया। जब अभी मैंने समझाया कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, इनका एडिशन जो रहेगा वो आपका टोटल एनर्जी होता है। स्पेसिफिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे
तो हमें मास से डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के पास। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझने से पहले हमें स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टेडी फ्लो? तो इसको हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में समझा होगा। स्टेडी का मतलब क्या होता है? इट इज समथिंग व्हेन द प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदल नहीं रही है तो हम उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मैंने एक बकेट रखा एक टैप के नीचे, देयर इज अ वाटर टैप। अब मैंने इसके नीचे एक बकेट रखा। अब मैंने जैसे वाटर को टैप को ऑन किया तो क्या होगा? यहां से पानी नीचे गिरना शुरू होगा, सही है, और ये इसमें मास कलेक्ट होना शुरू होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग, मास इज अ प्रॉपर्टी, सो वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज अनस्टेडी प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है? मास कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इस अब मैंने सिस्टम पहले कहा बाउंड्री कहाँ सेट किया है, पहले वो समझो। ये मेरा बाउंड्री है, ये मेरा सिस्टम है। तब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली मास आ रहा है। यस, मास इज इंक्रीजिंग, सो मास इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज अनस्टेडी प्रोसेस। अब क्या होगा? एक ऐसे अगर मैं चलते जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास कलेक्ट होता रहेगा, मास बढ़ते रहेगा, इसमें बढ़ते रहेगा, और एक टाइम आएगा जिसमें ये फुल हो जाएगा। बाद में अगर फिर भी टैप चालू है तो क्या होगा? जितना मास इसके अंदर आएगा उतना मास ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर। तो जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही एग्जैक्टली मास बाहर जाएगा। सिस्टम मास को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जितना फ्लूइड अंदर आएगा उतना मास बाहर जाना चाहिए। तो अब इस केस में क्या हो रहा है? अभी यहाँ का अंदर का सिस्टम बाउंड्री के अंदर का मास जो है वो कांस्टेंट हो चुका है, अब वो नहीं बदल रहा है। भले ही पार्टिकल्स रिप्लेस हो रहे हैं लेकिन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज सेम, quantity of mass is same. So mass entering is exactly equal to mass leaving. Now this system can be called as steady state because इस system में अभी mass is independent of time. क्या है? Mass is independent of time. So it is a steady state. Another example. For example, अगर मैंने एक रॉड लिया, इस रॉड को अभी मैं, ये मास के फॉर्म में था, अभी ये सॉलिड के फॉर्म में समझाता हूँ। इस रॉड को मैंने यहाँ पे 1 हीटर लगाया, ठीक है, और इसको चारों साइड से मैंने इंसुलेट करके रखा है इस रॉड को। एग्री? अब क्या होगा देखो, अब यहां से जब ये हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट कहाँ कैरी होगा? इस डायरेक्शन में कैरी होगा। तो ये हीट होते जाएगा तो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, सही है। सो दिस इज अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। अब क्या होगा? कुछ देर बाद ये यहाँ तक पहुंच जाएगा और यहाँ की हवा उसको, वो हीट हवा में डिसिपेट करेगा। अगर मैं इसको 2 घंटे ऐसे चलने दिया तो क्या होगा? हीटर अगर समझो 60 वैट कैपेसिटी का है, 60 जूल्स पर सेकंड एनर्जी इसमें पुश कर रहा है, हीट अंदर डाल रहा है, उस वजह से इसका टेम्परेचर शुरू में बढ़ना शुरू हुआ था। लेकिन 2 घंटा ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा? 60 वैट इधर से आएगा, 60 जूल्स ये हवा इधर से लेके जाएगा, मतलब 60 वैट डिसिपेट हो रहा है, 60 वैट इधर आ रहा है, तो 60 वैट इधर से आ रहा है, 60 वैट उधर चला जा रहा है, अंदर कुछ भी नहीं रुक रहा है, तो अंदर के सारे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। भले ही टेम्परेचर अलग अलग रहेंगे, मतलब यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे उससे कम रहेगा, यहाँ पे उससे कम रहेगा, तो टेम्परेचर प्रोफाइल अलग अलग रहेगा, मतलब लोकेशन वाइज टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टेम्परेचर इज नाउ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, and if this is the case, this is a steady state in terms of heat transfer. This is a steady state, steady flow in terms of mass transfer, सही है, और fluid mechanics in terms of in the form of fluid flow. तो स्टेडी फ्लो मतलब क्या? प्रॉपर्टीज, अभी यहाँ पे हमने टेम्परेचर इस प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस किया था, यहाँ पे हमने मास इस प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस किया। फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली हम वेलोसिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्टेडी फ्लो मतलब क्या? प्रॉपर्टीज शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वर्ड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए। तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स, लाइक टरबाइन। जैसे टरबाइन में फ्लूइड अंदर आता है, स्टीम अंदर आएगा, कुछ मास फ्लो रेट से अंदर आएगा, कोई भी मास अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगा, उसी मास फ्लो रेट से स्टीम बाहर चला जाएगा, सही है। सो दिस इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस, टरबाइन इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस। पंप, सेंट्रिफ्यूगल पंप इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस, अंदर आएगा बाहर जाएगा, अंदर फ्लूइड लेगा बाहर जाएगा, तो पंप इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। बॉयलर, जितना वाटर का मास फ्लो रेट से अंदर आएगा उतने ही मास फ्लो रेट से स्टीम बाहर जाएगा, सो इट इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस। compressor, pump, blower, all these are steady flow processes unless
देयर इज मास एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रक्शन। नाउ हम इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बोलता है, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई। अगर मैं इसको डेल्टा ई को स्प्लिट करता हूं तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई टू माइनस ई वन। एग्री? अगर इस E1 को इधर माइनस है तो इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, E1 प्लस Q इज इक्वल टू W प्लस E2। दिस इज योर स्टेडी फ्लो इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कुछ अलग नहीं है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम यूजेबल फॉर्म में उसको लाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ये मास के जूल्स के फॉर्म में है। अगर इसको स्पेसिफिक मास करना है, इसको मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये स्मॉल ई बन जाएगा। सो E1 इसको अगर स्पेसिफिक मास करता हूं तो स्मॉल क्यू बनेगा, इसको डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू कर देंगे, प्लस E2 कर देंगे। अब हमने अभी 2 मिनट पहले समझा कि भाई E1 क्या होता है, इट इज द एडिशन ऑफ energies of the system. What kind of energies of the system? Kinetic energy, potential energy, and internal energy. These are the three energies and flow work. इन सबका एडिशन कर देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट द इनलेट रहेगा। तो क्या क्या आएगा अंदर, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 V1 स्क्वायर इनलेट पे है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgz1, m नहीं है, m ने हमने डिवाइड कर दिया है, cz1 प्लस उसका इंटरनल एनर्जी U1, ये हो गया उसका टोटल एनर्जी, प्लस इस फ्लूइड को अंदर पुश करने के लिए, समझो टरबाइन में अंदर जा रहा है तो अंदर पुश करने के लिए फ्लो वर्क लगेगा, दैट इज हमने पहले लेक्चर में देखा है P1V1 प्लस P1V1 प्लस Q वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू इधर के साइड में क्या है देखो, शाफ्ट वर्क प्लस ये तीनों क्वांटिटी उस साइड पे V1 V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 एंड प्लस U2, और यहाँ का इधर का फ्लो वर्क क्या आएगा, P2V2। इस तरह से मैंने ये जो वर्क क्वांटिटी आया है ये इसमें से आया, एक्चुअली ये एनर्जी से नहीं आया है। ये वर्क यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्लो वर्क प्लस शाफ्ट वर्क, टोटल वर्क लिखना पड़ेगा ना, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इसका डेरिवेशन में स्किप कर रहा हूँ, ये डेरिवेशन में आ जाता है एक्चुअली डिटेल में, फिलहाल मैंने उसको स्किप किया है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ। शाफ्ट वर्क प्लस फ्लो वर्क, तो फ्लो वर्क क्या आएगा, P2V2 माइनस P1V1, तो माइनस P1V1 इधर आके P1V1 प्लस P1V1 हो जाएगा। तो ये दो टर्म एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया। अब ये जो है हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसमें इस क्वांटिटी को U प्लस P1V1, इस क्वांटिटी को बोलते हैं एंथैल्पी एनर्जी। U प्लस P1V1, आई थिंक इज इट विजिबल, U1 प्लस P1V1 is your enthalpy. Enthalpy is what? It is the addition of, it is energy, it is the addition of internal energy of the system plus pressure volume type of energy of the system. That is the formal definition of enthalpy. यही इसी पॉइंट पे हम enthalpy को इंट्रोड्यूस करते हैं। enthalpy is what? अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम टाइप, ये फ्लो को पुश करने के लिए लगेगा इतना एनर्जी, ये सब्सटेंस की अंदर की एनर्जी हर बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे, कंबाइन करके एक नाम देंगे, उसे बोलेंगे इंटरनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। मींस व्हाट, एनी फ्लूइड इफ इट हैज एंथैल्पी, व्हाट इट इंडिकेट्स कि उसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है और उसके पास फ्लो एनर्जी भी है, फ्लो वर्क भी है। क्लियर है सबको? एंथैल्पी है मतलब क्या, उसके पास इंटरनल एनर्जी भी है और उसके पास फ्लो वर्क भी है, तो उन दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, एंथैल्पी है। एंथैल्पी कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग नहीं है, इट इज सिंपली, इसमें मेजर क्वांटिटी तो इसका ही रहता है, फ्लो वर्क इज जस्ट टू कीप द फ्लूइड मूविंग, सो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी विल बी ऑफ U1। तो एंथैल्पी को ही अगर हम फिजिकल फॉर्म में समझना चाहते हैं तो वो कुछ अलग नहीं है, वो सब्सटेंस की एनर्जी है, सब्सटेंस के अंदर कितना एनर्जी है, जितना U1 ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा, मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना एंथैल्पी भी ज्यादा। क्लियर है सबको, यहां तक समझ गए? तो जैसे स्टीम अगर देखेंगे तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम के पास ज्यादा एंथैल्पी होता है, मतलब क्या होता है, उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, सबका एडिशन, उन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स के एनर्जी का एडिशन, दैट इज U1 प्लस P1V1, ये उसके पास है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम अगर इसको U1 प्लस P1V1 को H1 से रिप्लेस करेंगे और U2 प्लस P2V2 को H2 से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलता है हमारा फाइनल फॉर्म ऑफ स्टेडी फ्लो इक्वेशन, दैट इज, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बताओ मुझे,
यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी का टर्म v1 स्क्वायर/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टर्म gz1 प्लस u1 प्लस p1v1 इज व्हाट h1। ये हो गया आपका इनलेट की एनर्जीज, प्लस उसका कुछ हीट इंटरेक्शन है तो लो, नहीं है तो जीरो लो, इक्वल टू कुछ वर्क इंटरेक्शन है तो लो, नहीं है तो जीरो लो, प्लस जब बाहर जा रहा है तो उसके पास क्या क्या है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, प्लस उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और प्लस उसके पास कुछ एंथैल्पी रहेगी। तो U प्लस पीवी इज व्हाट योर एंथैल्पी। सो दिस इज योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने हेडिंग देते हुए टाइम पे स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दिया है। अब इसका जो डिटेल्स है, स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो क्यों बोला है, ये यूजी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिस्कशन करना ठीक भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड सम इन सम अदर टाइम, ओके। तो ये हम इक्वेशन अभी हमेशा यूज करेंगे। तो कोई भी एक स्टेडी फ्लो डिवाइस ले लो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिवाइस, टरबाइन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे v1 वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर आ रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी u1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, एंड एंथैल्पी H1 है। उससे सेम प्रॉपर्टीज एग्जिट पे भी है। मास फ्लो रेट m.1 से आ रहा है, m.2 से बाहर जा रहा है। डेटम से उसका हाइट जो है इनलेट का z1 है, डेटम से एग्जिट का हाइट z2 है। तो क्या क्या एनर्जीज उसके पास है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है, u1 प्लस p1v1, u1 प्लस p1v1। सो दिस इज योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस इक्वेशन को मोस्ट कॉमन जो डिवाइसेस है, मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करके देखना होता है। उसको अप्लाई करके उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें थोड़ा याद होना चाहिए। कौन कौन से मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस है थर्मोडायनेमिक्स में, ये 7-8 डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। कौन कौन से भाई, नोजल या डिफ्यूजर कोई भी, बाद में थ्रोटलिंग डिवाइस ले लो, टरबाइन ले लो, कंप्रेसर, बॉयलर, पंप एंड हीट एक्सचेंजर। अब हम एक एक करके इसको यूज करेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं नोजल के साथ। मैं जब भी डिवाइस समझाऊंगा तब उसका फंक्शन भी समझा देता हूँ। तो पहला हम, जैसे मैंने बताया, भी नोजल के बारे में बात करते हैं। सो नोजल इज व्हाट, इट इज अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब कॉन्वर्जेंट लेना है या डाइवर्जेंट लेना है, ये भी अभी यूजी लेवल पे हम डिस्कस करना अभी टाइम नहीं है। अगर वो सबसोनिक फ्लो है, सबसोनिक मतलब क्या, वेलोसिटी है लेस देन साउंड वेलोसिटी, विच आर मोस्ट ऑफ द 90-95% ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस सबसोनिक ही होते हैं। इतना फास्ट फ्लो मोस्टली रॉकेट्स या स्पेशल एप्लीकेशंस में होता है जहाँ पे वेलोसिटी बहुत हाई होता है, तो वहां पे सुपरसोनिक फ्लो हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज हायर देन द सोनिक वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी, तो वो सुपरसोनिक है। तो उस केस में जो नोजल है वो सुपरसोनिक के लिए बता देता हूँ क्या है। सुपरसोनिक के लिए नोजल जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। दोनों डिवाइस एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ेगा एग्जिट पे, यहाँ पे भी वेलोसिटी एग्जिट पे बढ़ेगा। जैसे ही फ्लूइड इसमें से पास होगा वेलोसिटी बढ़ता है दोनों केस में। दो इट इज अ डाइवर्जेंट, मोस्टली हम क्या याद करते हैं, डाइवर्जेंट मतलब डिफ्यूजर। अब ये डिफ्यूजर यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये हो गया नोजल। अगर डिफ्यूजर की बात करें, डिफ्यूजर क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा। तो वो इस तरह से रहेगा, जब वो सब सोनिक फ्लो है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि ये डिफ्यूजर है, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये सब सोनिक डिफ्यूजर है इसलिए डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर सुपरसोनिक डिफ्यूजर डिजाइन करना है तो वो कॉन्वर्जेंट होता है। अब यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो मोस्ट 95% 90% ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग आर सबसोनिक एप्लीकेशंस। तो मोस्टली आपने डिफ्यूजर का सिंबल इस तरह से देखा होगा, सबसोनिक का नोजल का सिंबल आपने कन्वर्जेंट देखा होगा। यहाँ पे भी जो दिखाया है ये कन्वर्जेंट नोजल दिखाया हुआ है, ठीक है, कट सेक्शन है इसका। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे फ्लूइड अंदर आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। आगे से मैं जब भी बात करूंगा तो मैं नोजल का सिंबल इसी तरह से ड्रॉ करूंगा, और जब भी डिफ्यूजर ड्रॉ करना है तो मैं डाइवर्जेंट ड्रॉ करूंगा। अब नोजल की बात करते हैं तो नोजल में क्या क्या हो रहा है, देखो नोजल में फ्लूइड आ रहा है और बाहर जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2 बढ़ गया, v1 बहुत कम है, ठीक है। अब इसका एक्सिस जो है अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक डेटम से, किसी भी डेटम से z1 एंड z2 विल बी सेम। हॉरिजॉन्टल अगर नोजल रखा तो z1 z2 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। नोजल में जो फ्लूइड जा रहा है वो कौन से टाइप का फ्लूइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली वाटर रहेगा तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। अगर स्टीम भी होता है तो भी हम इंसुलेट करके हीट एक्सचेंज ऑलमोस्ट जीरो करते हैं, तो देर इज नो हीट एक्सचेंज। वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ एडियाबेटिक नोजल, इंसुलेशन है। एडियाबेटिक मतलब क्या, नो हीट एक्सचेंज, क्यू जीरो है। नोजल इज नॉट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो हम अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो v1 स्क्वायर बाय 2
प्लस जी जेड वन एंड जेड टू दो बोथ आर सेम, लिख के दिखाता हूँ। चलो पहले लिख लेते हैं। प्लस क्यू इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस जी जेड टू प्लस H2 प्लस W रह गया था, तो W। ठीक है, ये हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? Z1 एंड Z2 विल बी ऑलवेज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पे ये क्या हो गया? देयर इज नो हीट एक्सचेंज, सो इट इज जीरो। वर्क एक्सचेंज जीरो है, कोई वर्क एक्सचेंज नहीं है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि V1 की वेलोसिटी बहुत कम है, V2 बहुत बढ़ चुका है। सो इफ V1 इज वेरी वेरी लेस देन V2, वी कैन निग्लेक्ट दिस, वी कैन निग्लेक्ट दिस। तो उस केस में यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ H1 बचेगा, H1। क्यू जीरो है, उधर क्या बचेगा? V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस H2 बचेगा, इतना ही बचा, बाकी सब कुछ जा चुका है। V1 हमने क्या किया? निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट। क्यों निग्लेक्ट किया भाई? क्योंकि उसकी वैल्यू V2 से बहुत कम है। तो अब यहाँ से मैं V2 निकाल सकता हूँ, देखो क्या हो जाएगा? H1, ये इधर आके H2 माइनस हो जाएगा, H1 माइनस H2, उस ब्रैकेट को ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो H1 माइनस H2 2 मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू V2 स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब V2 स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर को मैंने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा? पूरा इक्वेशन को अंडर रूट आ जाएगा। सो यू गॉट द V2 एज अंडर रूट ऑफ डेल्टा H। जितना एंथैल्पी ड्रॉप होगा H1 से लेकर H2 तक, और डेल्टा H मल्टीप्लाई बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट इज योर एग्जिट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बहुत बार लगता है हमें। यस, सो दिस इज हाउ वी हैव अप्लाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन टू द नोजल। तो नोजल को अगर स्टेडी फ्लो इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसी तरह से 7 डिवाइसेस मैंने जो नोट डाउन किए थे उनको हमें इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इक्वेशन, थ्रोटलिंग डिवाइस। अब थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है? एक कंस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है, जैसे थ्रोटलिंग वॉल होता है या कैपिलरी ट्यूब हो गया, जिसमें क्या है? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो उस फ्रिक्शन से वैसे प्रेशर क्या हो जाता है? सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो उसको अगर हमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई इसका इनलेट और एग्जिट एक ही लोकेशन पे है, तो Z1 एंड Z2 क्या आएंगे? सेम आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, थ्रोटलिंग में काइनेटिक एनर्जी में कुछ खासा फर्क नहीं आता है, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट, तो वो भी जीरो होगी। सो इफ आई राइट डाउन द इक्वेशन, क्या आएगा? इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करो खुद। V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q प्लस P1 मतलब H1 प्लस Q इज इक्वल टू W प्लस ये सारी क्वांटिटीज अभी V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस H2। सही है। अब इसमें क्या क्या है देखो, ऑब्जर्व करो। इसमें थ्रोटलिंग डिवाइस में कोई हीट एक्सचेंज का सवाल नहीं है, अगर है भी तो एडियाबैटिक हमने बना दिया, तो इसको जीरो बन देंगे। इट इज नॉट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, so this will become zero. Z1 and Z2 are same, so this will become zero. Velocity remains almost constant, so these are identical. See, तो क्या दिखा है यहाँ पे? So H1 is equal to H2. So throttling device is a isenthalpic process. Throttling device में क्या होता है? आइसेंथाल्पिक प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसमें एंथैल्पी क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अब ऐसा क्यों, क्या होगा फिर? प्रेशर कैसे ड्रॉप होगा फिर? सवाल आ सकता है कि सर एंथैल्पी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर कैसे ड्रॉप हो रहा है? तो एंथैल्पी क्या होता है उसको हम डाइसेक्ट करते हैं। क्या है एंथैल्पी, बताओ मुझे। इट इज U1 प्लस P1V1 इक्वल टू U2 प्लस P2V2। सही है। क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या हो जाता है? वो फ्लैश कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज व्हाट थ्रोटलिंग डिवाइस इज। हम इस तरह से उसको स्टेडी फ्लो डिवाइस, हम थ्रोटलिंग डिवाइस को अप्लाई करते हैं, यहां से नाम आता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। सो थ्रोटलिंग डिवाइस में आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टरबाइन। टरबाइन हमें पता है कि भाई एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जिसमें क्या होता है? फ्लूइड एक्सपांड करता है और उसमें से हम रोटरी पावर ऑब्टेन करते हैं, हाई प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं लो प्रेशर तक। तो अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू W प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस H2। अब मुझे बताओ टरबाइन में जो, अगर हम टरबाइन को एडियाबैटिक बनाते हैं, इंसुलेटिंग बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टरबाइन का इनलेट और आउटलेट क्या रहेगा? एक ही पोजीशन पे ऑलमोस्ट, तो क्या हो जाएंगे? वो सेम हो जाएंगे। फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो W क्या आ गया? W इज H1 माइनस H2। ये स्पेसिफिक वर्क हो गया, किलो जूल पर केजी। किलो जूल बोलो या जूल्स बोलो, पर केजी।
इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा m डॉट इंटू H1 माइनस H2। तो वर्किंग जितना एंथैल्पी ड्रॉप होगा उसको मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो रेट मिल जाएगा किलो जूल्स पर सेकंड। कैसे? किलो जूल पर केजी इंटू मास फ्लो रेट इज केजी पर सेकंड, तो केजी केजी कैंसल्ड, सो किलो जूल पर सेकंड किलोवाट। इस तरह से हम वर्क डन इन द टर्बाइन कैन बी ऑब्टेन्ड। सिमिलरली कंप्रेसर में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में एंथैल्पी बढ़ेगा। देखो कैसे, कंप्रेसर में यही इक्वेशन अप्लाई करता हूं मैं, यही पे समझा देता हूं, आगे नहीं लिखूंगा मैं, यही पे लिख लो, या आगे कैरी करना है ऐसे कैसे। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे कंप्रेसर में हम वर्क जो देंगे वो निगेटिव देंगे, ये जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, क्योंकि टर्बाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना। लेकिन कंप्रेसर में देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे। तो इसको अगर आगे कैरी करते हैं तो क्या होता है कंप्रेसर के लिए, आई एम राइटिंग दिस फॉर कंप्रेसर एज H1 इक्वल टू माइनस W प्लस H2। सही है, ये कंप्रेसर के लिए हो गया। तो ये क्या हो गया, H1 माइनस H2 इक्वल टू माइनस W। तो W क्या आएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, दिस बिकम्स माइनस, सो H2 माइनस H1। सो सेम एक्सप्रेशन कंप्रेसर के लिए उल्टा हो जाता है, H2 माइनस H1। हमेशा याद रखो हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी। एक्सपांड टर्बाइन में क्या होगा, एंथैल्पी ड्रॉप होगा, तो H1 बड़ा है H2 छोटा है, तो H1 माइनस H2। कंप्रेसर में क्या होगा, एंथैल्पी बढ़ेगा, तो H2 बड़ा है H1 छोटा है, तो H2 माइनस H1। इस तरह से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंप्रेसर के लिए हमने क्या किया, वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या आएगा, m डॉट इंटू H2 माइनस H1, क्योंकि एंथैल्पी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द कंप्रेसर वर्क। नेक्स्ट इज बॉयलर, बहुत बड़ा डिवाइस होता है, बहुत मतलब ह्यूज ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, एक सर्कल से दिखा देते हैं। दिस इज योर बॉयलर, वाटर यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा, उसको हम हीट सप्लाई कर देंगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है अभी यहाँ पे इसका Z1 इन Z2 सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटीज का अच्छा कुछ खासा डिफरेंस आएगा नहीं। तो देखो क्या क्या होता है, V1 स्क्वायर बाई V2, V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z1 सब कुछ कैंसिल होने वाला है, प्लस H1 रहेगा, प्लस Q हम सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इक्वल टू W नहीं है, जीरो है, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 ऑलमोस्ट सेम है, प्लस जी Z2 सेम है, प्लस H2 रहेगा। ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, तो क्या बचा Q। Q क्या आएगा देखो, H2 माइनस H1, क्योंकि ये हीट सप्लाई हमने किया तो H2 बढ़ जाएगा, H1 छोटा रहेगा, तो टोटल Q क्या आएगा, Q डॉट m डॉट इंटू H2 माइनस H1 हो गया। सिमिलरली आप ये जैसे इसके लिए बॉयलर के लिए सिमिलरली आप अगर कंडेंसर के लिए यूज करते हैं तो ये उल्टा आएगा, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होता है तो माइनस आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 आएगा, ठीक है। पंप क्या है, इट इज अ कॉम्प्रेसिबल, मतलब लिक्विड्स के लिए, इनकॉम्प्रेसिबल्स के लिए अगर प्रेशर बढ़ाना है तो उसको पंप बोलते हैं। कॉम्प्रेसर हम गैसेस के लिए यूज करते हैं, पंप्स हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। तो लिक्विड का जब हम पंप को यूज करेंगे तो उसका इनलेट जो है उसका डेटम से Z1 अलग रहेगा, संप लेवल एग्जिट जो है उसका डेटम से Z2 अलग रहेगा। तो पंप वर्क कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z1 प्लस H1 प्लस Q इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z2 प्लस H2 प्लस W बचा था और लिख दिया। अब W क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने पंप वर्क सप्लाई किया है, तो माइनस WP, ठीक है, स्पेसिफिक वर्क लिखा है मैंने वहां पे। Q यहाँ पे जीरो है क्योंकि अभी कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। Z1 Z2 बदलेगा, V1 V2 भी कुछ खासा बदलेगा नहीं, अगर मुझे डिस्चार्ज पे कुछ वेलोसिटी चाहिए तो मैं V2 रखूंगा, V1 निग्लिजिबल रहेगा उस केस में। फिर Z1 एंड Z2 चलो मैं वेलोसिटी कांस्टेंट सेम एज्यूम करता हूँ, तो ऐसा आएगा। अब क्या क्या बचा देखो, अब बचा है WP निकालना है मुझे, तो WP इधर आ जाएगा पॉजिटिव और ये दो टर्म उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो WP इज इक्वल टू क्या आएगा, V2 मैंने वेलोसिटी सेम एज्यूम किया है, Z2 प्लस H2 और ये उधर जाके माइनस माइनस जी Z1 माइनस H1, तो क्या हो गया G टाइम्स Z2 माइनस Z1 प्लस H2 माइनस H1। तो पंप को जो मैं वर्क सप्लाई करूंगा दो तरीके से यूज होगा, उसका एक हेड बढ़ाने के लिए और उसका एंथैल्पी बढ़ाने के लिए। एंथैल्पी में प्रेशर भी है, तो वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी इंक्रीज करने के लिए और उसका डेटम हाइट पोटेंशियल एनर्जी उसको सप्लाई करने के लिए ये पंप वर्क का यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि मैं किस तरह से पंप यूज करता हूँ, ठीक है।
So that is a steady flow energy equation applied for a pump. इसको कुछ भी रटना नहीं है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद होना चाहिए। वो आप दिए हुए सिचुएशन के लिए अप्लाई करो, वहां पे क्या क्या एप्लीकेबल है उसको रखो, जो नहीं है वो हटा दो। हीट एक्सचेंजर, अब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, व्हाट इज हीट एक्सचेंजर? दो फ्लूइड्स के बीच में अगर हीट एक्सचेंज करनी है तो उस डिवाइस को बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। तो एक गर्म फ्लूइड रहेगा, एक ठंडा फ्लूइड रहेगा। उसके दो बेसिक टाइप्स है, एक पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। तो पैरेलल में क्या है, दोनों एक ही दिशा से एंटर करेंगे, एक ही दिशा से बाहर, मतलब दोनों एक ही साइड से बाहर पड़ेंगे। इधर क्या, काउंटर में क्या होता है, एक इधर से एंटर करेगा तो दूसरा उस साइड के अपोजिट साइड से एंटर करेगा, तो ये काउंटर में रहेगा। दिस विल बी बेटर परफॉर्मिंग, दिस विल बी पुअर परफॉर्मिंग, वो बाद में देखेंगे, वो तो अभी नहीं है फिलहाल। अब इनको जब भी हमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, अंदर के फ्लूइड के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, बाहर के फ्लूइड के लिए अंदर से अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, बाहर एक प्रोसेस चल रहा है। अंदर का प्रोसेस जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, मतलब हॉट फ्लूइड अंदर आएगा, अपना हीट दे देगा तो कूल होगा। और बाहर में जो चल रहा है वो हीटिंग प्रोसेस चल रहा है, कोल्ड फ्लूइड अंदर आएगा, गर्म होकर बाहर जाएगा। तो अंदर का प्रोसेस कूलिंग प्रोसेस है, बाहर का प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस है, दो अलग स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस एक ही समय पे चल रही है। तो अगर मैं अंदर के फ्लूइड के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखो, तो यहां से जब एंटर कर रहा है, वेलोसिटी में कुछ खासा बदल नहीं आएगा, हाँ, वो हीट दे देगा कोल्ड फ्लूइड को, तो वो क्यू क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्या ये हॉट फ्लूइड के लिए चल रहा है। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस h1। अब ये जो q है ये रिजेक्ट कर रहा है तो माइनस लूंगा मैं, q रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू, w नहीं है तो जीरो ले लेता हूं अभी, v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस h2। तो ये v2 और v1 सेम हो जाएंगे, कांस्टेंट एरिया है तो वेलोसिटी नहीं बदलेगा। z1 z2 हॉरिजॉन्टल पाइप है तो डेटम भी नहीं बदलेगा। तो q रिजेक्शन क्या आ गया, ये q रिजेक्शन इज इक्वल टू कैसे आएगा, ये h2 माइनस h1 आएगा, और ये माइनस उधर जाके यहाँ पे आएगा, तो क्या बनेगा, ये फाइनल H1 माइनस H2 बनेगा। मतलब क्या होगा, एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, देखो, इसको m डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास फ्लो रेट से, तो टोटल क्यू रिजेक्टेड हो जाएगा, m डॉट H1 माइनस H2। इतना हीट क्या किया उसने, रिजेक्ट कर दिया, अपना एंथैल्पी ड्रॉप करवा लिया। किसका बात हो रहा है, हॉट फ्लूइड की बात हो रही है। अब अगर मैं कोल्ड फ्लूइड की बात करता हूँ, पैरेलल फ्लो के बारे में करो या काउंटर से करो, इक्वेशन सेम ही आता है। अगर मैं बाहर से जाने वाला कोल्ड फ्लूइड जो है उसका एंथैल्पी, अभी ये मैंने 1 और 2 दिया था, इसका प्रोसेस को नाम, इसके प्रोसेस का नाम मैं 3 और 4 देता हूँ। 3 से 4 तो कौन जा रहा है, बाहर का फ्लूइड जा रहा है। तो बाहर के फ्लूइड के लिए क्या होगा, सेम इक्वेशन अप्लाई करूंगा, सिर्फ क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा, क्यू एब्सॉर्ब ना, सो क्यू एब्सॉर्ब पॉजिटिव आएगा, क्यू एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, इज इक्वल टू, इसमें H1 उसका H3 आएगा, इसका एंथैल्पी क्या आएगा, H3 आएगा। उस साइड पे W0 है तो सिर्फ क्या आएगा, H4 आएगा, एग्जिट पे क्या रहेगा, एंथैल्पी 4 रहेगा। बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो चुकी है, इस तरह से मैंने लिखा। तो क्यू ए क्या आ गया, क्यू ए H4 माइनस H3, एंथैल्पी बढ़ चुका है तो H4 माइनस H3 आएगा, और टोटल क्यू कितना आएगा, क्यू एडेड m डॉट इंटू m डॉट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, यहाँ पे m डॉट h लगाता हूँ, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, तो ये क्या हो गया, H4 माइनस H3 हो गया। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट ये हॉट फ्लूइड ने दे दिया, दिस अमाउंट ऑफ हीट ये किसने, कोल्ड फ्लूइड ने गेन किया। अब इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, जितना इसने दिया उतना उसने लिया, तो ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चार एंथैल्पी में से 3 एंथैल्पी दे देंगे, एक एंथैल्पी निकालने को बोलेंगे। क्यू रिजेक्टेड विल बी सेम एज क्यू एडेड, क्योंकि जो हीट हॉट फ्लूइड देगा वही हीट कोल्ड फ्लूइड लेगा ना। So that is how we have applied the first law of thermodynamics or steady flow energy equation for heat exchanger. And there we will conclude this session जिसमें हमने समझा कि भाई what is mean by steady flow process, what is mean by total energy of the system, and how to apply the steady flow process for the different practical applications like turbine, nozzle and all that. So I hope that was good. You enjoyed the session. See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.